अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 8th में हमारा चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमने मेजर क्रॉप्स पढ़ लिए थे। मेजर क्रॉप्स में हमारा था फूड क्रॉप और फैब्रिक क्रॉप और बेवरेज क्रॉप, तीनों हमने कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को समझने से पहले बच्चों ये पता होना ज़रूरी है कि आजकल दुनिया में पॉपुलेशन कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ग्रो क्या, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन कर रहा है, डबल ट्रिपल रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और जो हमारे पास लैंड है वो उतने का उतना रह रहा है, लैंड हमारा बढ़ता नहीं है। और अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 17% पॉपुलेशन रहता है और हमारे पास लैंड एरिया है वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4%। तो इतने परसेंट एरिए पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हैं तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन की जो डिमांड है, उनके जो फूड के लिए या उनको एग्रीकल्चर के लिए खाने के लिए जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ और एमिनिटीज़ है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे माल न्यूट्रिशन वगैरह, फेमाइन वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रहे हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो हम कदम उठाते हैं, जो हम एफ़र्ट्स करते हैं, या इन ग्रोइंग पॉपुलेशंस की डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो हम एफ़र्ट्स करते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। देखो, एफ़र्ट्स मेड टू इंक्रीज़ फार्म प्रोडक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, एफ़र्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम फार्म के प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करें इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्यों? ताकि हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही हैं, साल ब साल जो एक्सप्लोजन हो रहा है, उनकी ग्रोइंग डिमांड्स को हम पूरा कर सकें। उसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तो हमने पढ़ लिया। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बोलना तो इतना आसान है, चलो फिर किया कैसे जाए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे कर सकते हैं, हाउ। ठीक है, तो हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम उठा सकते हैं कि जो क्रॉप्ड एरिया है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंक्रीजिंग क्रॉप्ड एरिया का फ़ायदा ये है कि ये हमारे इकनॉमी में या फिर हमारे जो लोगों को क्रॉप तो ज़्यादा देगी, लेकिन इसका एक बुरा असर, इसका एक ड्रॉबैक क्या पड़ रहा है कि इंक्रीजिंग क्रॉप्ड एरिया करने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग द फॉरेस्ट एरिया। हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हम फॉरेस्ट्स को या फिर हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारा डिसीडियस फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे ख़त्म हो रहा है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। चलो डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम खुद के लिए नुकसान भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग क्रॉप्ड एरिया सिर्फ फॉरेस्ट को ही काट के नहीं, हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कल्चरेबल वेस्टलैंड होते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड्स को हम अंडर क्रॉप कर सकते हैं। बैरन लैंड होते हैं, जो बैरन लैंड, जो बंजर ज़मीन होते हैं, अगर पॉसिबल हो वहाँ पे हम अगर फर्टिलाइज़र्स वगैरह लगा के, अगर हम इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह डेवलप करके अगर हम उन एरियाज़ को अंडर क्रॉप्ड कर सकते हैं, तो इस तरह से हम जो वेस्ट लैंड्स होते हैं उनको क्रॉप्ड एरिया में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कर सकते हैं जैसे कि हमारे जो डेज़र्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बारिश की बहुत कमी होती है लेकिन लैंड इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें राजस्थान का, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अगर हम बात करें तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा एरिया है। बट राजस्थान में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे पानी की किल्लत रहती है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं कि हम इरिगेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करके, जैसे हम नॉर्थ के जो रिवर्स है वहाँ से हम कनाल सिस्टम हम जो है डेवलप करके हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली ही एक हमने डेवलपमेंट किया हुआ है, इंदिरा गांधी कनाल सिस्टम हमने डेवलप किया है, तब से राजस्थान में भी काफ़ी क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्रॉप्ड एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड देखो, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, यहाँ पे हम क्या करते हैं,
एक प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि हम मार्केट वैल्यू को देख कर कि मार्केट में कौन सी क्रॉप कितने रेट में बिक रही है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वही क्रॉप लगाने स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हम नंबर ऑफ़ क्रॉप्स को बढ़ा सकते हैं, अलग अलग तरह के क्रॉप्स लगा सकते हैं। तो हर क्रॉप का डिफरेंट सीज़न होता है, तो इस तरह से हम क्रॉप्स की जो है नंबर्स को भी हम बढ़ा सकते हैं। थर्ड हम कर सकते हैं इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, ये तो अब आपको मैंने अभी एग्जांपल दे दिया कि हम इरिगेशन सिस्टम्स को, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखो इरिगेशन फैसिलिटीज़ में हम क्या कर सकते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ में सबसे पहला तो हमें ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हमारी जो है इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस में रहे। ये नहीं कि ग्राउंड वाटर चैनल को हमने पूरा यूज़ कर लिया, ग्राउंड वाटर को हमने डिप्लीट कर लिया और एग्रीकल्चर को हमने बढ़ा दिया, तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि वाटर जब बारिश का सीज़न होता है तो हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं, रूफ्स से हम कलेक्ट करते हैं, हम उसको जो है टैंकीज़ वगैरह में हम उसको भरते हैं, फिर उन्हीं वाटर्स को हम एग्रीकल्चर सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट हम कर सकते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में होता है बच्चा आपका कि जो आपका पानी आप जब डालते हो, पानी आप खेतों में डालते हो, तो आपके जो मेन लैंड होता है, मेन लैंड के बीच में आप एक स्प्रिंकलर, एक पाइप डेवलप करते हो। फिर ये जो पाइप होता है ये क्या करता है, घूम घूम के आपको पूरे फील्ड में घूम घूम के टाइम ऐसे घूम घूम के वो पानी बराबर तादाद में, वो ऐसे घूम 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 के बराबर तादाद में वो आपके फील्ड को पानी देता है। इससे क्या होता है, एक तो सारे जो पूरा एरिया है आपका, जो पूरा लैंड है, उस पूरे एरिया को बराबर तादाद में पानी मिलता है। अगर हम कनाल सिस्टम के ज़रिए लाते हैं तो क्या होता है, कुछ एरिए में पानी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें वाटर लॉगिंग होता है, फिर वहाँ से हमारे वाटर लॉगिंग की वजह से क्रॉप्स ख़राब होने लगते हैं, मिट्टी जो है इरोड होने लगते हैं। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी पहुँचता ही नहीं है। तो इस तरह के जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है ये सारे खेतों में बराबर अमाउंट में पानी बांटता है। दूसरा इसका क्या फ़ायदा होता है, दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि पाइप के अंदर से अगर हम पानी लाएंगे तो वो पानी इवेपोरेट नहीं होता। जितने अमाउंट में आप पानी लाओगे उतना ही आपके फील्ड तक पहुंचेगा। तीसरा आपका क्या होता है, जब हम कनाल सिस्टम में पानी लेके आते हैं, जो मेन उसकी जो मेन जहाँ से ओरिजिन होता है पानी का, वहाँ से तो पानी ज़्यादा आता है, लेकिन फील्ड में पहुँचते पहुँचते इस पानी की जो तादाद है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, बहुत सारे पानी होते हैं जो लैंड के अंदर परकुलेट हो जाता है, मतलब लैंड के अंदर सिप हो जाता है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में ना पानी ज़मीन के अंदर सिप होगा, ना आपका इवेपोरेट होगा। जितना पानी आप वहाँ जहाँ पे इसकी ओरिजिन है वहाँ से आप लाओगे उतने का उतना आपके फील्ड तक पहुँचता है। तो ये आपका इरिगेशन सिस्टम में हम इम्प्रूवमेंट लाकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट में हम कर सकते हैं यूजिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, यूजिंग ऑफ हम फर्टिलाइज़र्स कर सकते हैं, जैसे कि पेस्ट फ्री फर्टिलाइज़र, स्प्रे वगैरह लगा सकते हैं जिससे हमारे क्रॉप्स को जो है कीड़े मकोड़े ना लगें। इसके अलावा हम हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ठीक है, तो HYV सीड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स क्या होता है, ये पेस्ट फ्री होता है, ये बहुत मतलब अच्छे क्वालिटी का होता है, इसको कीड़े मकोड़े इतने नहीं लगते हैं। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड इंडिया में कब से यूज़ होना स्टार्ट हुआ था, जब से इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ठीक है, तो इस तरह के क्रॉप्स हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर सकते हैं। जितना हो सके अगर हम मशीन्स के ऊपर एग्रीकल्चर करेंगे तो वेस्टेज कम निकलेगी। ठीक है, कम से कम वेस्टेज निकलेगी और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तो हमने कर लिया, अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा उसका क्या है बच्चा, इसका फ़ायदा होता है इंश्योर्स द फूड सिक्योरिटी। अब
आप प्रोडक्शन निकाल रहे हो, अच्छे से आपके पास क्रॉप्स उग रही हैं, तो आप एक आपके पास एक श्योरिटी होता है कि यार मैं अपने जो मेरे अपने जो एरिया के लोग हैं, या गवर्नमेंट को एक श्योरिटी होती है कि अपने एरिया के लोगों को भूखा नहीं मर सकते, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी होता है, इनके पास फूड प्रोडक्शन होता है, इनके पास स्टॉक में फूड्स आना स्टार्ट होता है। तो इससे क्या होता है, एक श्योरिटी रहती है, लोगों को एक सिक्योरिटी रहती है कि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा आज हम अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है ये अलग अलग देशों में, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में किस तरह से होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस तरह से होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आप अपने नोट्स को, यहाँ पे मैं आपको नोट्स बना के साथ में पढ़ा रही हूँ, तो ये नोट्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। शुक्रिया।